Hello everyone, welcome back to Stopgap Solutions. This is Dr. Shilpa, and today we'll be continuing in our series. The topic will be energy. Energy means basically oil production. So in 1960s, coal was succeeded as the world's biggest source of industrial energy by oil, that is petroleum, and the natural gas that is often found with it. World production of crude oil, which had been 275 million tons in 1938, rose to 1050 million tons in 60, to 2275 million in 70, 3100 million in 79. So ये ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रहा है कैसे कैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और उसकी डिमांड इंक्रीज हुई. सो द अपसर्ज वॉज देन चेक्ड. आउटपुट फेल बाय 10% बिटवीन 79 एंड 81. दिस वॉज अ रिएक्शन ऑफ द स्टार्टली इंक्रीज प्राइस. जो ऑयल प्राइस इंक्रीज हुए थे हमारे 1970 में, उसकी वजह से उस पर एक चेक लगाया गया. प्राइसेस ऑलमोस्ट क्वाड्रिपल्ड इन 73 एंड 74 एंड ट्रिपल्ड इन 78 एंड 80. सो दोनों ही केसेस लिंक्ड थे किससे? टर्बुलेंस इन द मिडिल ईस्ट. सी जो ज़्यादातर हमारे ऑयल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमको मिडिल ईस्ट से मिलते हैं. तो जब भी वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं दे सडनली हिट हाई. ओके, सो हार्डेस्ट हिट वर ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज इन द पुअर साउथ. तो जो हमारा ग्लोबल साउथ है वो सारा ही ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज में आता है. हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं. तो जब भी ऑयल के प्राइसेस राइज होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ग्लोबल साउथ में. But the recession and inflation also hit rich industrialized states. So in many places demand for energy stopped growing. In some it fell where they could consumers switch from oil to other sources of energy. तो ये बात चल रहा है हमारा 1980s के अराउंड का, जब भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. सो पूरे ग्लोबल नेशंस ने सोचा कि हम इसका कुछ ऑल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढते हैं. So just before the oil shocks, the pattern of production had been changing rapidly in 1960. So 1960 में क्या था? 34% of oil output was in the United States and only 25% in the Middle East and North Africa. लेकिन Middle East oil was easy to extract and thus cheap. तो 1970 तक कंडीशन ये था. मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन ऑयल मेड अप टू 40%, यूएस 21%, जो डबल हो गया अगले 10 सालों में. सो यूरोपियन, जापानीज एंड टू लेसर एक्सटेंट्स अमेरिकन्स वर हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल फ्रॉम अरब स्टेट्स एंड ईरान. सो पहले जो मेजर रोल रहता था फॉर द ऑयल प्रोडक्शन वो रहता था यूएस का और 25% मिडिल ईस्ट का. बट इन लेटर केसेस क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल की बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको माइन करना, उसको यूज़ करना ईजी था एंड चीपर था. तो चेंज सडनली ये हुआ कि जितने भी प्रोडक्शन थे उसमें मेजर रोल रहने लगा हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का और ईरान का. ठीक है, ये एक आपका मैप दिया है. इसमें जो आप डार्क कलर से देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये आपके ओपेक कंट्रीज़ का है, और जो लाइट कलर्स हैं वो हैं जो कंट्रीज़ ओपेक के अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग है. ऑलराइट, सो द OPEC, okay, the Organization of Petroleum Exporting Countries was founded in 1960 and the members of this cartel began to try raise prices mainly by limiting output. होता क्या था? जो OPEC कंट्रीज़ का जो ग्रुप बनाया गया था 1960 में, those were the major पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. तो ये अपने हिसाब से प्राइसेस को अप डाउन करते रहते थे. अपना जो प्रोडक्शन है अगर उन्होंने लिमिट कर दिया, आउटपुट लिमिट कर दिया, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते थे. तो प्रेजेंट मेंबर जो थे अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला. सो देयर स्ट्रेंथ वाज सडनली इंक्रीज ड्यूरिंग 1973 अरब इजरायली वॉर. When Arab states cut off supplies to some Western countries, जब 1973 में अरब इजराइल वॉर चला था तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. क्योंकि क्या हुआ, अरब कंट्रीज़ ने जो सप्लाईज थी वो कट कर दिया, एक्सेप्ट इन द ऑयल एक्सपोर्टिंग स्टेट्स. सो द सेकेंड वेव ऑफ प्राइस राइज बिगेन इन 1978. पहला प्राइस राइज हुआ 1973 में, सेकेंड हुआ 1978 में.
when Iran's export was sharply reduced during the last turbulent months of the Shah's rule. By 1981, the recession caused by this oil shock had cut demand enough to start prices falling. In 1980s, the Iran-Iraq war had little effect on the total output or on the prices. The price rises of the 1970 had encouraged exploration and production in the non-OPEC countries. तो हुआ क्या, क्योंकि अगर कोई भी पावर कुछ सर्टेन कंट्रीज के हाथों में आप दे देंगे तो ये उनके विम्स एंड फैंसीज पे काम करेगा कि हमें कब प्राइसेस बढ़ाना है, कब कट कर देना है. तो जो लास्ट शॉक जो लगा वर्ल्ड को, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं जिनके पास में ऑयल का पोटेंशियल है, एनर्जी का पोटेंशियल है, हमें वहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए. जिसमें थे आपके ब्रिटेन भी, एंड हुज नॉर्थ सी फील्ड्स सून मेड इट नेट एक्सपोर्टर. A steep price fall in 1986 followed Saudi Arabia's decision to raise its output after keeping it only a third of capacity for several years. The Saudis, the biggest OPEC producers, saw the cartel strategy of raising prices had boomeranged, bringing it new competitors, and they reverted to exploiting their ability to produce oil cheaply. So later stages में क्या हुआ, जो Saudis and other countries थी उनको थोड़ा सा अकल आया कि ये हमारा स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम बार बार प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो जो बाकी की कंट्रीज़ है वो अदर ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने लग जाएंगे. सो बाय द लेट 1980s ऑयल प्राइसेस वर लोअर इन रियल टर्म्स दैट दे हैड बीन इन द मिडिल 70s. ठीक है. इन 1990 there were only a brief jump in prices when Iraq seized Kuwait, for after a year that no oil came off Kuwait for the next 6 years. Only a tickle came out of Iraq, which had bought a United Nations embargo upon itself. So this is not of very much use. ये पुराने टाइम का आप करंट अफेयर समझ सकते हैं उस टाइम के लिए. So another big increase in Saudi output helped to fill the gap. After declining to below production cost for some non-OPEC producers in late 1990s, prices क्या हुआ, stabilize हुए थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए. With the US action against Iraq in 2003 and increasing demand from China, prices have recently risen steadily, beginning to approach in real terms in late 70s. तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम जो डेवलपिंग कंट्रीज था लाइक चाइना, लाइक इंडिया, इनके जो प्राइस जो डिमांड था उसमें जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ तो प्राइसेस भी धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होने लगे. ओके, बिफोर वी गो फर्दर हम एक बार ये मैप देख लेते हैं. जो डार्क है दोज आर ओपेक कंट्रीज एंड जो लाइट कलर्स हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं लेकिन ओपेक में नहीं है. जैसे कि ये ब्रिटेन, रशिया, कजाकिस्तान, थोड़ा सा चाइना में भी है, इंडिया ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट, ओमान, अंगोला, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो ये नॉन ओपेक कंट्रीज हैं बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ ऑयल. ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्ल्ड डिमांड रिमेन्ड एट मच द सेम लेवल 1980 से, व्हेन द ग्रेट ऑयल अपसर्ज हैज एंडेड थ्रू द मिड 1990s. तो जो वर्ल्ड का डिमांड था वो मोर और लेस सेम ही था. सिंस देन इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी हैव नॉट मैच्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ओवर 60% ऑफ नॉन ऑयल रिजर्व्स कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में है. सऊदी अरेबिया अलोन हैज़ अबाउट 25%. इराक, ईरान, कुवैत कहाँ कितना 10% ईच. सो इफ ऑयल सैंड्स, oil saturated sand deposits that are more expensive to produce than conventional liquid crude oil are included. Canada has about 15% of the world reserves. In the early 2000s, the OPEC members' annual output was around 10 billion barrels. Their share of total output is 40%. तो total world में उनका share था 40% और वो produce कर रहे थे around 10 billion barrels. ये हमारा early 2000 के time का. So the map shows the OPEC state and other large producer states. Small non-OPEC producing include कौन कौन आता है, अभी हमने मैप में देखा था, अज़रबैजान, ब्रुनेई, कॉन्गो, डेनमार्क, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, सूडान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम एंड यमन. Some producers are net importers. Most conspicuously, the United States consume a quarter of total world output but produces only an eighth. आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो यूएस है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रादर देन प्रोड्यूसिंग. कंज्यूम कर रहे हैं अ क्वार्टर ऑफ टोटल वर्ल्ड आउटपुट एंड प्रोड्यूसेस ओनली अ एट्थ.
Next is natural gas has in recent years provided an amount of energy roughly equivalent to 60% of oil produced. It is estimated that around 30% of known reserves of gas are in कहाँ पे है? रशिया में, and at least 40% more are in Middle East. 1960 तक gas was mostly piped only to places in its country of origin. उसके बाद क्या हुआ? लॉन्ग पाइपलाइंस बनने लगी जो रशिया से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप दोनों ही तरफ जाने लगे. कहाँ से जाते थे? कैस्पियन सी रीजन से मेडिटेरेनियन थ्रू टर्की. Tankers carry liquefied natural gas on long sea routes, notably from Australia and Indonesia to Japan. Much gas is still flared, burned off, therefore wasted as a byproduct of oil production. The US has more than 25% of world coal reserve, with Russia, China, India and Australia together accounting for another half. यूएस के पास कितना कोल रिजर्व है? 25%. रशिया, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बाकी ये चारों कंट्रीज के मिलाकर है हाफ, और बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा 25% और भी स्कैटर्ड है. Concerns about air pollution and the difficulty of adapting a coal for use in vehicles prevent it from replacing oil and importing countries. High oil and gas prices could encourage greater use of coal in power generation. So होता क्या है, क्योंकि आपका इंपोर्ट इतना ज़्यादा होता है, आपका बैलेंस जो होता है, ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत हाई क्वांटिटी में आप इंपोर्ट करवाते हैं फॉर योर एनर्जी कंजम्पशन. अब उसका ऑल्टरनेट क्या क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट में लोगों ने सबसे पहले देखा कोल, विच वॉज अबंडेंट. लेकिन कोल के साथ प्रॉब्लम है कि हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं कर सकते, हम व्हीकल्स में यूज़ नहीं कर सकते. उसको यूज़ किया जा सकता है पावर जनरेशन के लिए, जो ज़्यादातर यूज़ होता है इन आर इंडिया स्पेसिफिकली. उसके अलावा द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड सिंस 1950s नाउ प्रोवाइड 16% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, 6% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी सप्लाईज. Some countries' nuclear reactor provide a much bigger proportion of their electricity. 75% फ्रांस में, 50% स्वीडन एंड यूक्रेन में, 40% साउथ कोरिया में, 30% जर्मनी, हंगरी एंड जापान में. All this power has come from uranium. To use lighter elements would require the harnessing of the controlled process of nuclear fission that has not been achieved despite considerable research and spending. तो अभी हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं, इस पर और रिसर्च चल रहा है. Uranium is found in many places, but America, Australia, Brazil, Canada, Kazakhstan, Namibia, Niger, Russia, South Africa together has more than 80% of recoverable reserves. Canada and Australia now mine half the world uranium, and most of the rest is produced in the former Soviet Union, जिसमें कजाकिस्तान आता है, रशिया आता है, उज्बेकिस्तान और अफ्रीका में नाइजर और नाम्बिया. तो ये वो सारी जगह है जहाँ पे अभी भी जो है यूरेनियम का माइनिंग चल रहा है. In some countries there has been sharp controversy about nuclear energy. Its advocates point out that coal and oil cause pollution, may cause global warming, but obvious कि अगर हम कोल को, ऑयल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. And will in time be exhausted. See, ये कोल हुआ, ऑयल हुआ, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे आगे जाके. ये आपके रिवर्सिबल नहीं है. इट अपोनेंट्स एम्फसाइज, तो जो उसको जो पॉइंट आउट किया जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी है उसे ज़्यादा यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी आपके एनर्जी सप्लाईज हैं ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, बट न्यूक्लियर के साथ ऐसा नहीं है. इट्स अपोनेंट्स एम्फसाइज द रिस्क. देयर आर्ग्यूमेंट्स वर अंडरलाइंड बाय द डिजास्टर इन 1986 एट चेर्नोबिल प्लांट इन यूक्रेन. सो न्यूक्लियर के साथ एक जो प्रॉब्लम आता है कि उसके साथ हमेशा एक रिस्क बना रहता है, जैसा कि हुआ था चेर्नोबिल प्लांट में यूक्रेन में 1986 में, विच स्प्रेड रेडियो एक्टिविटी अक्रॉस द यूरोप. द डिस्पोजल ऑफ डेंजरस रिएक्टर वेस्ट रिमेन्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आज भी है, टिल टुडे इट इज़ देयर कि हम उसका करेंगे क्या. जो वेस्ट होता है न्यूक्लियर वेस्ट, उसको हम ऐसे कहीं भी डंप नहीं कर सकते. सो फॉलिंग prices of coal and oil helped to reduce enthusiasm for nuclear energy in 1980s. तो हुआ क्या, ये चल ही रहा था, इसके बीच में जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ था वो कम हो गया, क्योंकि आपके ऑयल के प्राइसेस कम होने लगे, कोल और ऑयल के प्राइसेस डिक्लाइन होने लगे.
but more recently high oil prices have begun to reawaken its interest in it. So the use of nuclear power will be encouraged by continued rapid economic growth, especially in Asia. Why especially in Asia? Because अभी जो century चल रहा है, it is considered the century, Asian century. Two giants, that is India and China, दोनों ही आपके कहाँ है? एशिया में है. तो यहाँ पे आपकी जो पावर की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, वो बढ़ने ही वाला है इन नियर फ्यूचर ऑल्सो. तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं रह सकते, हम सिर्फ कोल और ऑयल के बेस पे नहीं रह सकते, हमें ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच करना ही पड़ेगा. एंड कॉन्सिक्वेंट कॉम्पिटिशन फॉर ऑयल. एट प्रेजेंट चाइना एंड इंडिया जनरेट लेस देन 3% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यूरेनियम. आई थिंक अभी शायद थोड़ा बढ़ गया होगा, बट मोर और लेस इतना ही होने वाला है. And both are heavily dependent on oil imports. World hydroelectric capacity is unlikely to increase much because of growing opposition to dam building on environmental grounds. Use of wind, solar and other renewable power sources is expected to expand rapidly, but these together account for only 1% of global energy production. So increased efforts at conservation will help to slow the rate of growth in the demand for energy, but are unlikely to produce an actual reduction in the world energy needs. So basically यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऑयल और नेचुरल जो गैसेस थे उसके अलावा अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को हार्नेस करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारा आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हमारे बहुत सारे रिस्क हैं. सो वेटर वी आर गोइंग टुवर्ड सोलर एनर्जी एज वेल एज विंड एनर्जी, बट स्टिल वो हमारे टोटल एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का लेस देन 1% है, या अराउंड 1 to 2% ही होगा. तो मेजर जो अभी भी हमारा है, वी आर डिपेंडिंग ऑन ऑयल एंड कोल एंड नेचुरल गैसेज ओनली. सो दिस एंड्स हियर. हाँ, हमारे नेक्स्ट में हम न्यूक्लियर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.